एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में बहुत से ऐसे एविडेंसेस दिए गए, या आप कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेबल साइंस होते हैं जिनको देखकर पहचान लिया जाता है कि जो है वो एवोल्यूशन किस तरह से हो रही थी। तो मुख्तलिफ तरह के आइडियाज जो है वो दिए गए। अब डार्विन ने जो मेन एविडेंसेस थे, जो डार्विनिज्म है, वो मेनली किस पे बेस कर, डार्विनिज्म मेनली बेस्ड ऑन, नंबर वन इज फॉस्सल रेकॉर्ड। एक तो फॉस्टर रैकेट पे बेस करी थी मेनली, यानी हम कह सकते हैं कि जो पैलेंटोलॉजी है, और दूसरा जो है यहाँ बायोजियोग्राफी। ये दो चीजों पे डार्विनिज्म जो है वो बेस कर रही है। लेकिन एविडेंस इसके अलावा भी प्रोवाइड किए, जो डायरेक्ट डार्विन ने प्रोवाइड नहीं किए, लेकिन बाद में एडिशनली उसके अंदर ऐड किए। लेकिन ये दो ऐसे एविडेंस थे जो कि डार्विन ने खुद जो है वो प्रोवाइड किए, यानी कि ये एक्चुअली डार्विनिज्म जो है उसकी बेस ये दो एविडेंसेस थे। अब हम इनको एक एक करके जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एविडेंस है वो हम बायो जियोग्राफी से लेते हैं। अब बायोजियोग्राफी है क्या? बायोजियोग्राफी जो है दैट इज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। ये जो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं वो जियोग्राफिकली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। और ये एक पहला एविडेंस था जिसने डार्विन की एवोल्यूशन के बारे में बताया, ये भी आपने याद रखा। दैट इज द फर्स्ट एविडेंस दैट सजेस्टेड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन बाय डार्विन। पहला एविडेंस। अब इसके अंदर डार्विन ने कहा, अब डार्विन ने क्या चीज इसमें स्टडी की थी, उसने देखा था कि जो आइलैंड्स हैं, जो कि उसने मुख्तलिफ आइलैंड्स को स्टडी किया, हमने एक गैलापागोस आइलैंड में भी देखा। तो उसने देखा कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक आइलैंड पर है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो वो, ये मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक आइलैंड है, आइलैंड वन। ये हम कह लेते हैं आइलैंड टू। और ये जो है दैट इज द मेनलैंड। ये मेनलैंड है। अब मिसाल के तौर पर कुछ स्पीशीज हैं, मैं कहता हूँ कि वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, ये ऐसे स्पीशीज यहाँ यहाँ पर फाइव फाइव, सिक्स है, फोर है, सेवन है। और यहाँ पर ये मैं ऐसे नंबर ही शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अब देखें इसमें होता ये है कि अब कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक आइलैंड पे, लाइक मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिक, लाइक ये वन वन, इस तरह से मैं कहता हूँ थ्री थ्री। ये ऐसी दो स्पीशीज हैं जो कि किसी और जगह पर नहीं। सो मैं इन स्पीशीज कहता हूँ कि ये इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट हो, किसी और जगह ना हो। इधर मैं लेता हूँ कि ये वाली जो स्पीशीज है ये यहाँ पर इंडेमिक। लेकिन अगर आप फोर को देखें, फोर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट। टू यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि नहीं है, और कुछ ऐसी हैं जो कि मेनलैंड के साथ क्लोजली रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है, उसने ये बताया कि जो आइलैंड्स हैं ये पहले मेनलैंड का हिस्सा थे, और जब कोई अर्थक्वेक आया या कोई भी ऐसी कैटास्ट्रॉफिक चेंज आई तो उससे अलग हो गए, और इसके दरमियान अब लाइक यहाँ पर सी है। अब ये जो सीन है, ओशियंस हैं, दी और एक्चुअली ज्योग्राफिकल बैरियर्स। अब ये यहाँ से क्रॉस तो नहीं कर सकती, लेकिन ये सिमिलर स्पीशीज या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज यहाँ क्यों है, ये बात शो कर रही है कि कभी ये जमीन एक हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से अलहदा होते गए, अलहदा कॉन्टिनेंट्स बन गए, अलहदा से आइलैंड्स बन गए, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और वहां रहने वाले ऑर्गेनिज्म ने उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, और उसके रिजल्ट में वो इतने चेंज हो गए कि एक अलहदा स्पीशी बन गई। तो ये इसके अंदर जो है वो एक्चुअली एक आइडिया है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल आर्बिटल लॉस की है। अब जो आर्बिटल लॉस है ये एक आर्म्ड मैमल, आर्म्ड मैमल्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर है, लिव ओनली इन अमेरिका। अब जब इसका एवोल्यूशनरी व्यू देखा गया, या इसकी बायोजियोग्राफी को जो है वो प्रिडिक्ट किया गया, तो ये देखा गया कि इसी तरह के बहुत सारे जो डिसेंडेंट्स थे वो एक्चुअली इंसेस्टर से बने हैं जिनके फॉसिल यहाँ पर मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स हैं, मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स।
और ये मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स हैं, किसके हैं? ऑफ द अर्लियर स्पीशीज। ये बहुत सी पुरानी स्पीशीज से बने हैं, और ये अर्लियर स्पीशीज जो है वो इन्हीं कॉन्टिनेंट को जो है वो ऑक्युपाई करती रही, और इनके फॉसिल रिकॉर्ड हमें मिला, जिससे हमें उनके एग्जिस्टेंस का पता चला कि ऐसे इंसेस्टर्स थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नई स्पीशी है, ये पहले से इस तरह की नहीं थी, बल्कि इनके जो पुराने इंसेस्टर्स थे वो डिफरेंट थे इनसे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें मॉडिफिकेशन आती है, और मॉडिफिकेशन आने के रिजल्ट में जो है वो नई स्पीशी बन गई। अब जब फॉसिल रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें रिजेम्बलेंस मिलती है, लेकिन वो इनसे डिफरेंट है और ये उनसे मॉडिफाइड है। तो ये हमें यहाँ पर बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये बता रहे हैं कि वाकई इस तरह के जो इंसेस्टर्स थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे। इसी तरह डार्विन ने यह भी देखा कि जो साउथ अमेरिका है वहां पे रैबिट नहीं थे, हालांकि उनके लिए वो इन्वायरमेंट जो है वो सुटेबल थी। तो उसने देखा कि यहाँ रैबिट जो है वो इस वजह से नहीं थे कि वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट में वहां वो जो है वो पहुंच नहीं सके यहाँ पर, क्योंकि रैबिट जो है वो कहीं और ओरिजिनेट हुए और उसमें कोई उन तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट। अब इनको हम कहते हैं जियोग्राफिकल बैरियर, क्योंकि जो सी है, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो है जियोग्राफिकल बैरियर होते हैं और एनिमल इनको क्रॉस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो जिस जगह पे रह रहे होते हैं वो उस जगह स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं, उनको इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं वो प्रेजेंट हैं, और ये एक बायोजियोग्राफी एवोल्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, या आप कह सकते हैं फर्स्ट सजेस्टेड एविडेंस है जो कि डार्विन ने सजेस्ट की। उसके बाद हमारे पास है फॉसिल रिकॉर्ड, इसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब फॉसिल रिकॉर्ड जो है इसके बारे में एक सवाल ये आता है कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, उसकी वजह ये कि ये विजुअल रिकॉर्ड देता है, विजुअल रिकॉर्ड, और एक कंप्लीट सीरीज के अंदर जो कि एवोल्यूशन के बारे में बता रहा है। और हम देखेंगे कि कुछ एनिमल्स जिनकी कंप्लीट सीरीज हमें यहाँ पर मिल रही है। अब फॉसिल्स होते क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फॉसिल जो है वो डेड रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिजम्स, एंशियंट ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स दैट प्रिजर्व्ड ऑन अर्थ क्रस्ट, जो कि जमीन के किसी हिस्से के अंदर जो प्रिजर्व हो चुके हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये एक्चुअल रिमेन हो, ये एक्चुअल रिमेन भी हो सकते हैं, यानी कोई एक्चुअल पार्ट भी हो सकता है, या फिर ये ट्रेसिस हो सकते हैं, जो पुराने ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में किसी तरह भी अगर हमें कोई भी क्लू मिल रहा है तो इसका मतलब उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। और एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो ऐसी रॉक्स होती हैं दैट डिवेल्प बाय सेडिमेंटेशन, या वो ऐसी रॉक्स होती हैं जो लेयर बाय लेयर बनी होती है, यानी उनके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, पहले एक लेयर बनी फिर दूसरी लेयर बनी, तो उनको हम जो है वो कहते हैं कि ये एक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो वहां पर ये फॉसिल्स हमें मिलते हैं। अब जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। हम पहले बात कर चुके हैं कि ओल्डेस्ट फॉसिल जो है वो बैक्टीरिया है, या हम कह सकते हैं कि वो प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स में जो ग्रुप है वो आर्कियंस का है, ये सबसे पुराने हैं। और ये तकरीबन इस पहले भी बात कर चुके हैं 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और ये फसल जो है हमें आर्कियंस के मिले कहां पर है? ये मिले हैं रॉक्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपने इसके अंदर जो है याद रखना है। और ये ओल्डेस्ट रॉक्स थी, और ये उससे थोड़ा सा मजीद पुरानी रॉक्स थी, यानी अगर हम रॉक्स को देखते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ये तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स जो है वो अगो प्रेजेंट थी, बिलियन ईयर्स अगो। तो ये भी इसके अंदर आपने जो है याद रख लेना है। अब हमें जो फॉसिल्स का कंप्लीट रिकॉर्ड मिला है वो हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट को शो कर रहा है। ये वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन किस तरह से, वर्टिब्रेट में सबसे पहले फिश इवॉल्व हुए हैं, याद रखना है। फिश से एम्फीबियंस बने, यानी फ्रॉग, टॉड, सैलमेंडर वगैरह। उसके बाद रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए,
रेप्टाइल्स के बाद इवॉल्व हुए हैं मैमल्स, और मैमल्स के बाद इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स। सो ये हमारे पास एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉसिल मिले हैं जो कि वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। और ये भी एक जो है हमारे पास रिकॉर्ड। इसके अलावा एक और जो एवोल्यूशन हमें बता रही है, जो कि हमारे पास एक कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड है, वो है एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। अब इसका भी कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड, कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड, और ये हमें इसके बारे में बता रहा है कि हॉर्स जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। अच्छा, तो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड है हमारे पास। अब देखें एवोल्यूशन की ऑफ हॉर्स के अंदर जो हमारे पास एंशियंट हॉर्स था, एंशियंट हॉर्स, उनका साइज जो होता है वो स्मॉल साइज था। ये जो फॉसिल मिले हैं वो हमें बताते हैं कि उसका स्मॉल साइज था, और उसका नाम जो था, उसका नाम था इयोहिपस। और उसके बाद एवोल्यूशन हुई, और एवोल्यूशन के रिजल्ट में हमारे पास बन गए मॉडर्न हॉर्स, जो कि आपके सामने आज है, और उसका बड़े साइज का ही। और इसका जो नाम है दैट इज द इक्वस। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? फर्क ये था कि इसके अंदर 4 टोज थे, और जो मॉडर्न हॉर्स है इसके अंदर सिंगल सेंट्रल टो। ये आपने बात याद, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो एवोल्यूशन हुई उसमें दो चीजें हुई मेनली। एक तो रिडक्शन ऑफ टोज हुई, और दूसरा साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। ये दो चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो लार्ज सेंट्रल टो जो है दैट एंड्स इन ए हूफ लाइक स्ट्रक्चर, और वो एक ही अब टो इसके अंदर मॉडर्न हॉर्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि रिडक्शन होती गई, यानी पहले 4 थे, 4 से 3, 3 से 2, और उसके बाद सिंगल सेंट्रल टो बन गया। अच्छा, ये जो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की बात की और फॉस्टर रैकेट की बात की, उसके बाद एक और एविडेंस हमें मिलेगा, वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमें वो भी एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर जो है वो रखते हैं। अब यहाँ दो तरह के ऑर्गन्स हम यहाँ पे देखेंगे। एक है होमोलोगस ऑर्गन्स, और एक जो है वो है एनालोगस ऑर्गन। इनमें से सवाल आ सकता है। अब होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन जो है इनके अंदर क्या डिफरेंस है? होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, यानी स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, बट फंक्शनली डिफरेंट। लेकिन फंक्शन जो उनका होता है वो डिफरेंट होता है, और इसको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। अब ये जो ऐसे ऑर्गन बनते हैं, दे प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के रिजल्ट में बनते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछी जाए कि कौन सी इसके अंदर एग्जाम्पल है, तो हम ये देखेंगे कि जो फोरलिम्स है ऑफ ह्यूमंस, आप ह्यूमंस को ले लें, कैट को ले लें, वेल को अगर हम लें, हम बैट को लें, और जितने भी मैमल्स हैं उन तमाम के अंदर फोर लिम्स में सेम अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, उनमें बोन्स की जो अरेंजमेंट है वो सेम। लेकिन जब हम उसके फंक्शन की बात करते हैं तो हर एक जो है वो फंक्शन डिफरेंट जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन। अब ऐसा क्यों है, सेम अरेंजमेंट क्यों है बोन की, सेम स्ट्रक्चरल प्लान क्यों है? उसकी वजह यह है कि उसमें कॉमन इंसेस्ट्री है। हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी टेट्रापोड्स हैं इवन उनके अंदर भी, और मैमल्स के अंदर भी, हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी है कि वो हमारे पास जो है वो सेम एनाटॉमी शो कर रहे हैं। तो ये इसी वजह से है कि उनके इंसेस्टर जो है वो सेम थे। तो एनिमल्स के अंदर तो हम ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उनके अंदर भी हमें सिमिलरिटी नजर आती है। जैसे फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे होमोलोगस हैं, और वो सारे के सारे जो है वो लीव से इवॉल्व हुए, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स। तो उनमें भी हमें होमोलॉगी नजर आती है। जी, जो आर्मर्ड मैमल्स हैं ये जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्मिडेलोस जो है, ये एक स्पेनिश वर्ड होता है। ये आर्मर्ड वन इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बोनी प्लेट होती है एनिमल के अंदर, जो कि उसके बैक को, हेड को, लेग को, टेल को, सबको कवर करती है। और ये इसी तरह से लग रहा होता है जैसे उसने एक शेल सा कवर किया होता है, या उसने कोई ऐसे लिबास पहना हुआ है जैसे जंगी लिबास होता है। इस वजह से उसका नाम जो है वो आर्म्ड मैमल्स कहते हैं। अच्छा जी, एनालॉगस ऑर्गन्स की हम बात कर रहे थे। एनालॉगस ऑर्गन जो है ये ऐसे होते हैं जो कि
स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बट फंक्शनली सेम होते हैं, और ये एज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बने। याद रखना कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के रिजल्ट में जो है ये डेवलप। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लें, हम लेते हैं विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड मॉस्किटो। तो मॉस्किटो और बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो एनालॉगस, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है लेकिन फंक्शन जो है वो सिमिलर होते हैं। तो ये अब हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर समटाइम ये है कि फंक्शनल सिमिलरिटी है, कुछ में जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है। इसके साथ साथ एनाटॉमी के अंदर आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात की जाए। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स हम जानते हैं कि ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि जिनका आप कोई फंक्शन नहीं है। इनको हम, एक वर्ड यूज होता है रूडिमेंट्री ऑर्गन, या हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ मार्जिनल यूज, यानी ऐसे ऑर्गन है जो कि मार्जिनल, बहुत कम इनका इस्तेमाल होता है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दो तरह के एवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट मतलब होता है कि उनके इंसेस्टर सेम है लेकिन एवोल्यूशन के रिजल्ट में उन्होंने अपने अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। कन्वर्जन मतलब होता है कि उनके इंसेस्टर डिफरेंट है लेकिन इसी वजह से उनके अंदर उनका हैबिटेट सेम होने की वजह से उनके अंदर सेम फंक्शन आ गए। तो यहाँ जो बेसिक डिफरेंस आता है ये ऑर्गन्स बनने का, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, तो आप ये बता सकते हैं कि ये आता है व्हेन देयर इज ए डिफरेंट हैबिटेट, species same, sorry, animals are linked to each other but they are different in habitat। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन उस वक्त होती है जब एनिमल बिल्कुल डिफरेंट हो लेकिन हैबिटेट सेम हो जाए, सिमिलर हैबिटेट। तो जिस वजह से उनको फोर्सली जो है वो एक ही तरह के काम करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर जो पानी में रहते हैं, तो पानी में जो भी एनिमल रहेगा उसको स्विम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब हो सकता है कि उसके अंदर एबिलिटी ना है, जो भी है वो फ्लोट करेगा, स्विम करेगा, क्योंकि हैबिटेट सेम है। तो ज्यादातर जो एनिमल पानी में रहेंगे वो स्विम करेंगे, चाहे उनमें रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि उनका हैबिटेट है वो सेम है। अब जो आ जाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम ये लिखा चाहिए। ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। अब इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आपने बस याद रखनी, पेपर में आ सकती हैं। स्केलेटन ऑफ वेल, वेल का जो स्केलेटन है, इसके अलावा कुछ स्नेक्स जो है उनके स्केलेटन है, उनके अंदर हमारे पास वेस्टिज हैं ऑफ पेल्विस, पेल्विस के और लेग बोन्स के। इसका मतलब ये शो कर रही थी कि पहले उनके अंदर लेग्स थी लेकिन अब जो है उनके अंदर लेग्स नहीं है। पहले उनके जो इंसेस्टर्स थे वो वॉक कर सकते थे लेकिन अब उसके अंदर चेंज आ गई है। इसी तरह से वर्मी फॉर अपेंडिक्स इन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स के अंदर अपेंडिक्स की प्रेजेंस, ईयर मसल्स इन मैन, ह्यूमंस के अंदर ईयर मसल्स। इसी तरह से हम कह सकते हैं कोकस, यानी कि जो टेल बोन है, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इस तरह के तकरीबन 90 जो स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमन के अंदर वो वेस्टीज हैं, यानी तकरीबन 90 ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे आपको ईयर मसल्स का बता दिया, फिर अगर ह्यूमन में देखें तो कुछ जो कॉमन है, विजडम टूथ जो है ये भी वेस्टीज, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। अपेंडिक्स जो है ये भी वेस्टीज है। इसी तरह से बॉडी हेयर जो है उनका भी एज सच बॉडी के ऊपर कोई फंक्शन नहीं है। इसी तरह से एक जो है वो वेस्टीज ऑर्गन जो कि कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, सेमिल्यूनर फोल्ड्स इन द कॉर्नर ऑफ आई, आई के कॉर्नर पे एक सेमिल्यूनर फोल्ड। फिर आपको बताया टेल बोन, ये भी ह्यूमंस के अंदर वेस्टीज है। तो ये सारे के सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है, और भी बहुत सारे हैं। नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, समटाइम टॉन्सिल्स भी कुछ पूछा जाता है इसके अंदर, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये सारे के सारे जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये भी हमें एनाटॉमी का एक एविडेंस जो है वो यहाँ पर मिलता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे पास एक और एविडेंस है एवोल्यूशन का, वो है मोलिकुलर बायोलॉजी।
अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दो चीजें हमें एज ए एविडेंस इसमें मिलेंगी, डीएनए और प्रोटीन, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए प्रोटीन, या हम कह सकते हैं जीन और जीन प्रोडक्ट्स। अब देखिए बहुत सारे ऐसे क्लोजली मैच्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट है और हम एविडेंस दे रहे हैं, और इसमें भी आपने याद रखना है कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और जो कि हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में जो वो बता रहे हैं कि लाइफ कितनी ज्यादा डाइवर्स है, कितनी ज्यादा इसके अंदर जो है वो यूनिटी है, यानी रिजेम्बलेंस क्या है, और फिर जो कि डिसिमिलैरिटी है वो क्या क्या प्रेजेंट है। अब कौन कौन से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो सवाल एक्चुअली आ सकता है, वो एग्जाम्पल से। अब आपने देखा कि जेनेटिक कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होता है, इसको हम ट्रिपलेट जेनेटिक कोडोन कहते हैं, और इसके अलावा 20 अमाइनो एसिड जो कि वो कोड कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा है कि जेनेटिक कोडोन जो है, जो कि ट्रिपलेट है, और आपने पढ़ा हुआ है कि वो यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोडोन का मतलब यही है कि तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर तकरीबन वही अमाइनो एसिड को वो कोड कर रहा है जो किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में कॉज कर रहा है। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है कि ये एक एविडेंस है। फिर प्रोटीन है साइटोक्रोम सी। अब ये साइटोक्रोम सी जो है ये एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। अब आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन तमाम ऑर्गेनिज्म में होती है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर हमें जो है वो ये प्रोटीन मिलती है साइटोक्रोम सी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें बता रहा है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो है सिमिलैरिटी होती है, तो ये भी एविडेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपने इसके अंदर जो है वो एविडेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी लिखना है। इसके अलावा हम अगर एम्ब्रियोलॉजी पे आ जाए, एम्ब्रियोलॉजी में जब हम एम्ब्रियो को देखते हैं तो एम्ब्रियो के अंदर भी हमें सिमिलैरिटीज मिलती हैं, सिमिलैरिटीज। अब एम्ब्रियोनिक लेवल फॉर एग्जांपल हम एम्ब्रियो देख रहे हैं कॉर्डेट्स का, तो कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो में, अब कॉर्डेट्स कौन से हैं, कॉर्डेट्स फिश से शुरू होकर एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल, सारे कॉर्डेट्स हैं। इनमें अगर हम एम्ब्रियो पे देखें तो उनके अंदर, सबके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, सबके अंदर ऑलो डोर्सल नर्वस सिस्टम है, सबके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, सबके अंदर पोस्ट एनल टेल है। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो तमाम एम्ब्रियोज के अंदर प्रेजेंट है कॉर्डेट्स में। तो ये क्यों सिमिलर है, यही शो कर रहे हैं कि इनके अंदर जो है वो हमें सिमिलरिटी जो है वो मिल रही है एम्ब्रियोनिक लेवल के अंदर भी, और उनकी शेप के अंदर भी हमें सिमिलरिटी मिलती है। तो एम्ब्रियोलॉजी भी हमारे एक हमें मिलेगा कि जो कि एक एविडेंस है एवोल्यूशन का। तो ये भी आपने बात करनी है। अब एक कल हमने आइडिया देखा था, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ी सी इस पर बात कर ली। वो है ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलॉजी। अब ये एक जो रिकैप्सुलेट थ्योरी है, जो कि एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रही है। जो ऑन्टोजेनी है ये बता रही है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। अब जो डेवलपमेंट हो रही है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास कर रहा है, जैसा कि बहुत सारी एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती हैं वहां से पास कर रहा होता है। अब रिकैप्सुलेट का मतलब क्या है, रिकैप्सुलेट का मतलब है कि देयर आर द सेम फेजेस, यानी एज इट इज जो है वो सेम फेजेस होती हैं, और वो सेम फेजेस ऐसे ही हैं जो कि एवोल्यूशन के अंदर फेजेस आती हैं, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो चेंज आ रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंज आ रही है, और इसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। जो ऑन्टोजेनी जो होती है वो रिकैप्सुलेट कर रही है, यानी कि फॉलो कर रही है, सेम है ऐसे जैसे कि एवोल्यूशन सेम हो रही है। तो ये आपने याद रखना है कि ये हैक्कल के आइडिया थे, हैक्कल आइडिया, उसने इसके बारे में जो है बताया। एक तो ये जो कि हैकल ने, अंस हैकल ने डिक्टेट किया था। यहाँ आपने याद रखना है कि ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी, जस्ट वर्ड याद रखना है सच इसके अंदर, और याद रखने का हैकल का आइडिया था। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो है स्पीशिएशन। अब स्पीशिएशन जो है, जो कि डार्विन का मेन आइडिया था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज कैसे बनती है। नई स्पीशीज बनने में तीन हाइपोथेसिस है, नाम आपने दिन में रखने हैं।
एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन और पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। अब एलोपैट्रिक स्पीशिएशन का क्या मतलब होता है? ये स्पीशिएशन उस वक्त होती है जब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म और जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, कि वो एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाए, तो उसके रिजल्ट में नई स्पीशीज बन जाती है। जैसे मैंने आपको बायोजियोग्राफी के अंदर एक डायग्राम बताया था कि उसमें वो एक अलग आइलैंड जब बन जाता है तो उसमें नए एनवायरमेंट के मुताबिक ऑर्गेनिज्म चेंज होते जाते हैं और वो स्पीशीज, इसको हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। अब एक आइडिया स्पीशिएशन का ये भी है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उस वक्त भी नई स्पीशीज बनते हैं व्हेन दे और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट, अगर उनको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया जाए, चाहे एक ही जगह पे रहे, अलहदा ना रहे, लेकिन वो आपस में रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दें, दूसरा ग्रुप एक अलहदा रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दे। ये समटाइम ये होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन आ जाती है, उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के रिजल्ट में भी स्पीशिएशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। समटाइम स्पीशिएशन जो है वो होने की एक रीजन और भी होती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू निश, कि उनकी निश चेंज हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि उनका हैबिटेट चेंज हो जाता है। रह वो एक ही जगह पर रहे होते हैं लेकिन वो उससे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी और एक पॉपुलेशन यहाँ पे उनसे थोड़ा सा सेपरेट हो गई, जियोग्राफिकली सेपरेट नहीं हुई बल्कि उसके करीब ही पेरिफेरी में प्रेजेंट है, ये उसकी पेरिफेरी वहां पर है। तो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे रह रहे हैं और जो ऑर्गेनिज्म यहाँ है वो थोड़े से उनसे डिफरेंट होना शुरू हो गए। रिप्रोडक्टिव आइसोलेट का मतलब ये होता है कि है वो एक ही जगह पर, लेकिन क्या किया है कि उन्होंने ग्रुप बना लिए छोटे छोटे, और वो आपस में इनके दरमियान रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, ये आपस में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एलोपैट्री में क्या होता है? एलोपैट्री में होता है कि वो एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाते हैं, और जब जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाते हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा जियोग्राफिकल बैरियर्स बन जाते हैं, तो उसके रिजल्ट में भी स्पीशिएशन होती है। जैसा कि डार्विन ने एक्चुअली इसी स्पीशिएशन की बात की थी कि ऑर्गेनिज्म जब जियोग्राफिकली आइसोलेट होते हैं तो वो नई स्पीशीज जो है वो डिवेलप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो तीन आइडियाज हैं, जस्ट इनकी डेफिनेशन टाइप आपको पता होनी चाहिए, और ये सवाल भी पेपर में किसी न किसी तरह से पूछा जा सकता है। सो ये हमारे पास एवोल्यूशन का कोर्स था।